ये पॉडकास्ट अब चैट जीपीटी एआई के साथ हो रहा है, जहां हम गेम थ्योरी के थ्रू पैसों के नए नियम समझते हैं। कैसे हैं आप लोग? गेम थ्योरी ऑफ मनी का एक और नया एपिसोड। जी हाँ, अभी तक पीछे के एपिसोड आपने होपफुली देख लिए होंगे। आज है मेरे लिए कुछ अच्छा फाइनेंशियल गिफ्ट। ये कैसा गिफ्ट है मैं आपको बताता हूँ। इस समय ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है, और एक्चुअली 90% से ज़्यादा लोगों को एक्चुअल वैल्यू की मनी की वैल्यू नहीं है। तो हम एक गेस्ट को लेकर आए हैं, मिस्टर चैट जीपीटी। आज हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं और हम पूछेंगे इनसे कुछ तीखे क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या ये जवाब दे पाते हैं कि नहीं। हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो आप? अरे याश, मैं बढ़िया हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें अपने एक पॉडकास्ट में बुलाया और मैं तुमसे कुछ तीखे फाइनेंस, मनी, गेम्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। क्या तुम आंसर देने के लिए रेडी हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तुम जो भी फाइनेंस या मनी गेम से जुड़े सवाल पूछना चाहो, मैं मजे से जवाब दूंगा। ठीक है, तो मनी से स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे को ये बता दो, मनी होता क्या है? पैसा असल में होता क्या है? सिर्फ एक नोट, एक स्टोर वैल्यू, या फिर एनर्जी ऑफ चॉइस? देखो, बड़ी मजे की बात है कि पैसा असल में इन सब चीजों का एक मिक्सचर है। यानी हाँ, वो एक नोट भी है, वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, और कहीं ना कहीं एक तरह से चॉइस की एनर्जी भी है। यानी तुम्हारे पास जब पैसा होता है तो तुम्हारे पास चीजें चुनने की, कुछ करने की आजादी होती है। तो समझ लो कि पैसा इन सब का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो मान लो हर इंसान के पास पैसा होता है, ठीक है, और सबका गेम बोर्ड अलग अलग ही है, ऐसा क्यों? हाँ, ये काफी दिलचस्प बात है। असल में हर इंसान का जो बैकग्राउंड है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। इसी वजह से हर किसी का जो लाइफ का गेम बोर्ड है या पैसा मैनेज करने का तरीका है, वो भी अलग होता है। तो ये नॉर्मल बात है, और इसी से हर किसी का जो फाइनेंशियल सफर है वो यूनिक बन जाता है। नहीं, तुमने काफी अच्छे से जवाब दिया। और एक और पॉइंट ये था कि आजकल लोग गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस निकालते हैं बहुत ज्यादा। तो अमीर और गरीब का गेम रूल कैसे अलग अलग है, और दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जो उसको और अमीर से अमीर बनाया जा रहा है और गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है? हाँ, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। दरअसल अमीर और गरीब के बीच जो डिफरेंस है वो कई चीजों पर निर्भर करता है। इसमें उनका एक्सेस टू रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, अवसरों का मिलना, और कभी कभी लाइफ में जो शुरुआती परिस्थितियां हैं वो भी शामिल होती हैं। तो अमीर लोगों के पास अक्सर ज्यादा एडवांटेज होते हैं, जैसे कि सही गाइडेंस, बेहतर नेटवर्क और इन्वेस्ट करने के तरीके। वहीं गरीबों के लिए ये सब चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्स या मार्गदर्शन नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर सही एजुकेशन, सही माइंडसेट और कुछ सही मौके मिल जाए तो ये गेम रूल्स बदले भी जा सकते हैं। तो फिर अगर मैं तुमसे एक बेसिक सवाल पूछूं कि अगर किसी गरीब को या फिर लो मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास को या किसी भी इंसान को अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है अगर, तो मतलब उसको कैसे करना चाहिए? वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में उसको डिफरेंस क्या होना चाहिए? या फिर खाली सिर्फ सैलरी का बढ़ना ही वेल्थ का बढ़ना होता है? या फिर कैसे मतलब वो भी अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सकता है? कैसे वो मल्टीपल इनकम के सोर्स को इन्हांस कर सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है, और ये बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाली बात है। देखो, अगर किसी को अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो सबसे पहली चीज है कि वो सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर ना रहे। यानी जो सिर्फ सैलरी मिलती है या जो वो खुद कमा रहे हैं उसी पर फोकस ना करे। उन्हें धीरे धीरे पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, कोई छोटा मोटा बिजनेस, या ऐसी चीजें जो समय के साथ खुद ग्रो करें। और साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जब आपको समझ आएगा कि पैसे को कैसे लगाना है तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी यही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने मतलब ज़्यादातर नोटिस किया कि लोगों के एक्सपेंस और कंजप्शन, एक अमीर का, एक गरीब का, या फिर एक जो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा है, उसमें एक्सपेंस का बहुत बड़ा रोल देखा है। एक्सपेंस और कंजप्शन बहुत लोग ज़्यादा स्टेबल या कम रखना चाहते हैं, और एक्चुअली होना भी यही चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सपेंस और कंजप्शन में क्या डिफरेंस है मेरे को तुम ये बताओ। और लाइफस्टाइल में इन्फ्लेशन कैसे क्वाइटली फाइनेंशियल फ्यूचर को खा जाती है, इसके बारे में बताना है तुम्हें। और जो मेरा एक और क्वेश्चन है कि कौन से एक्सपेंस ऐसे हैं जो फ्यूचर में एसिड बन सकते हैं, और उनको कैसे हम मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसी लायबिलिटी है उसे हमें अगर एसेट में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या फिर कुछ ही ऐसे एक्सपेंस होंगे जो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकते होंगे मेरे ख्याल से। तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मैंने तुमसे एक मिक्स सवाल पूछा है, थोड़ा सोच समझ के और अच्छे से जवाब देना। बिल्कुल, ये काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिटेल में जाने वाला सवाल है, तो चलो आराम से समझते हैं। सबसे पहले जो तुमने खर्चों और कंजम्पशन की बात की, तो हाँ, ये सच है कि जो लोग अपने खर्चे और अपनी जरूरतें थोड़ी समझदारी से कंट्रोल में रखते हैं, वो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर ज्यादा स्ट्रांग बना पाते हैं। खर्चे और कंजम्पशन का फर्क ये है कि खर्चे वो हैं जो तुम अपनी जरूरतों या चाहतों पर लगाते हो, जबकि कंजम्पशन मतलब कि तुम कितना इस्तेमाल कर रहे हो। अगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है तो खर्चे भी बढ़ते जाएंगे और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये एकदम चुपके से धीरे धीरे आपके खर्चों को बढ़ाती रहती है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लेते हैं, और फिर वो जो छोटे छोटे खर्चे बढ़ते हैं वही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को धीरे धीरे कमजोर कर सकते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए।
अब आखिर में जो तुमने पूछा कि कौन से एक्सपेंसेस फ्यूचर में एसेट बन सकता है, तो ये वही खर्चे होते हैं जो किसी स्किल को बढ़ाने, किसी इन्वेस्टमेंट में लगाने या कुछ ऐसा सीखने में जाते हैं जो आगे चलकर आपको रिटर्न दे। अगर आपके पास कोई लायबिलिटी है, जैसे कोई ऐसा खर्च जो बस खर्च ही हो रहा है, तो उसे किसी ऐसी चीज में बदलने की कोशिश करो जो तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा दे, जैसे स्किल सीखना, किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना जो आगे जाकर वैल्यू बढ़ाए। तो हाँ, इस समय बैलेंस और समझदारी से खर्च करना काफी जरूरी है, ताकि आप धीरे धीरे अपने खर्चों को एसेट में बदलते जाए। वेरी यार, वेल डन, तुमने वेरी बहुत अच्छे से आंसर किया इसका। और इसी से मेरा अगला क्वेश्चन जो है उससे क्रिएट हो रहा है कि जो एसेट है, अब तुमने एक्सपेंस की बात की, एसेट वर्सेस लायबिलिटी की बात करते हैं कि कैसे एसेट का जो रियल डेफिनेशन जो है वो बुक के हिसाब से नहीं चाहिए। मेरे को कैश फ्लो कैसे सिखाती है हमें एसेट के बारे में, क्या घर, कार, आईफोन एसेट है या लायबिलिटी? जहाँ तक मेरे को लगता है कि लायबिलिटी है। और गेम थ्योरी से डिसाइड कैसे करें अपने फाइनेंस को, और एसेट का काम पैसा बनाना होता है या पैसा बचाना? आखिर क्या है इसका राज? बहुत बढ़िया। अब तुमने असल में एकदम सही जगह पर सवाल उठाया है। देखो, कैश फ्लो के नजरिए से अगर देखो तो एसेट वही होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वही होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। एक नजरिए से अगर घर, कार या आईफोन तुम्हारे लिए पैसे नहीं कमा रहे बल्कि सिर्फ खर्चा करवा रहा है, तो वो लायबिलिटी की तरह ही है। लेकिन अगर वही घर तुम किराए पर दे रहे हो या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें रेगुलर इनकम दे रही है, तो वो एक एसेट बन जाता है। और गेम थ्योरी या कैश फ्लो की बात करें तो असल में एसेट का काम पैसे को बढ़ाना होता है। वो सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए और पैसा कमाने के लिए होना चाहिए। यही असली डिफरेंस है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ऐसे बनाओ कि जो चीजें आपके पास हैं वो आपको आगे और इनकम जनरेट करके दे। तो कुल मिलाकर एसेट वही है जो आपको फाइनेंशियल आजादी की तरफ ले जाए, और लायबिलिटी वही है जो आपको उस रास्ते से थोड़ा दूर करती रहे। वेरी गुड यार, तुमने काफी मतलब बहुत बेस्ट और बहुत सिंपल वे में तुमने आंसर किया। कैश फ्लो से मेरा एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि कैश फ्लो का मतलब सिर्फ प्रॉफिट है या फिर कंट्रोल? और मंथली कैश फ्लो का जो सिस्टम है उसे कैसे बनाएं? और मतलब क्या नेट वर्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैश फ्लो है? और एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग जर्नलिंग नहीं करते हैं यार अपने इनकम का, अपने एक्सपेंस का। तो कैसे जर्नलिंग एक्सेल पे करने से या किसी भी चीज़ पे आप जर्नलिंग करो, लिखो, किसी भी चीज़ को लिखने से कैसे वो आपको हेल्प कर सकती है? मेरे को इसके बारे में जानना है। बिल्कुल, चलो इसको भी आसानी से समझते हैं। देखो, कैश फ्लो का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है बल्कि कंट्रोल भी है। कैश फ्लो का असली मतलब है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है और जा रहा है उस पर आपका पूरा कंट्रोल हो, ताकि आप जाने कि हर महीने कितना बच रहा है, कितनी इनकम आ रही है और कितनी खर्च हो रही है। इसका एक सिस्टम बनाने के लिए आप बस सिंपली हर महीने की शुरुआत में प्लान कर सकते हो कि कितना आना है और कितना कहाँ जाना है। अब बात करेंगे कैश फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नेटवर्थ, तो कह सकते हैं कि दोनों ही जरूरी है, लेकिन कैश फ्लो आपके रोजमर्रा के फैसलों को कंट्रोल करने में ज्यादा मदद करता है। नेटवर्थ आपकी कुल संपत्ति है, पर अगर आपका कैश फ्लो मजबूत होगा तो आप अपनी नेटवर्थ को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। और जर्नलिंग की बात तो एकदम सही है। जब आप अपने खर्च, इनकम और इन्वेस्टमेंट्स को लिखकर ट्रैक करते हो, चाहे वो एक्सेल पर हो या किसी नोटबुक में, तो आपको साफ दिखता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। इससे आप बहुत बेहतर तरीके से अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कॉन्फिडेंस आता है। तो कुल मिलाकर कैश फ्लो को समझना और उसे ट्रैक करना बहुत जरूरी है, और जर्नलिंग इसी में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। और मैं भी अपने दर्शकों को हमेशा कहता हूँ कि जर्नलिंग करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, एक्सपेंस करो, कुछ भी करो, जर्नलिंग जरूर करनी चाहिए। और हर चीज़ का आपका जर्नल अलग अलग होना चाहिए। मेरा अलग अलग है और मैं चाहता हूँ कि और लोग का भी अलग अलग हो। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिसीजन और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। जैसे खरीदारी, हर खरीदारी एक इन्वेस्टमेंट का जो एक मेंटल फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क है क्या वो सही है? या कैसे पता चले कि आज का जो डिसीजन फ्यूचर का एसेट बन सकता है या लायबिलिटी? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। और मैं मिक्सड सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, एक एक सवाल करके नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए। 20 साल का इंसान या 20 साल का लड़का को कौन से फाइनेंशियल गेम प्लान या ऐसा फाइनेंशियल पहले ऐसा क्या चीज़ है उससे पहले से पता होना चाहिए, जैसे अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग या लर्निंग? उसको मतलब किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अगर वो 20 का है और उसे बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन करनी है तो? बिल्कुल, देखो तुमने जो सवाल पूछा है वो काफी मजेदार और काम का है। सबसे पहले तो ये समझो कि हर खरीदारी को इन्वेस्टमेंट की तरह देखने का मेंटल फ्रेमवर्क सही है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना जरूरी है। मतलब हर चीज को इन्वेस्टमेंट कहने से पहले वो देखना चाहिए कि वो सच में आगे चलकर वैल्यू बढ़ाएगी या नहीं। अगर कोई चीज आपके लिए लंबे समय में फायदा देने वाली है तो वो एक तरह का एसेट बन सकती है, नहीं तो वो लायबिलिटी ही रहेगी। अब बात करते हैं एक 20 साल के लड़के की जो अपनी वेल्थ बनाना चाहता है। उसको शुरू में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कमाना, अर्निंग सीखना, बचत सेविंग की आदत डालना, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना सीखना और लगातार सीखते रहना। लर्निंग बहुत जरूरी है, जैसे उसको अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और लर्निंग, इन चारों पर फोकस करना चाहिए। जितनी जल्दी वो इन चीजों को पकड़ लेगा उतनी ही जल्दी उसके फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर यही एक अच्छा फ्रेमवर्क है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। मान लो कि वो एक स्किल सीखा उसने और वो उस स्किल के ऊपर अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, और उसने काफ़ी अच्छा काम कर लिया उस स्किल के ऊपर, और अब वो मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हमने बार बार सुना है कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का असली मैजिक कैसे स्टार्ट होता है और कौन से लोग कंपाउंडिंग का असली फ़ायदा उठा पाते हैं? और अगर कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ रीसेट करे तो सबसे पहले कौन सा रूल ऐसा होना चाहिए जो उसे जहाँ से उसे कंटिन्यू करना चाहिए?
एकदम सही बात कही तूने। अब देखो, कंपाउंडिंग का असली जादू तब शुरू होता है जब आप समय को अपना दोस्त बना लेते हो। यानी जितना जल्दी शुरू करोगे और जितनी देर तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, कंपाउंडिंग उतनी ही ज्यादा असर दिखाएगी। जो लोग सब्र रखते हैं, धैर्य रखते हैं और बीच में अपने इन्वेस्टमेंट्स को छेड़ते नहीं है, वही लोग कंपाउंडिंग का असली फायदा उठा पाते हैं। अब अगर कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रीसेट करना चाहे तो सबसे पहला रूल यही होना चाहिए कि पहले वो एक क्लियर प्लान बना ले। अपने खर्चों का, बचत का और इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा गोल सेट कर ले। यानी एक बेसिक बजट बनाओ, रेगुलर सेविंग शुरू करो और थोड़ी थोड़ी इन्वेस्ट करना शुरू करो। इससे तुम्हें एक ठोस नींव मिल जाएगी और फिर धीरे धीरे कंपाउंडिंग और सही फैसलों के साथ आगे बढ़ते जाओगे। तो बस धैर्य रखो, शुरुआत करो और कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बना लो। नहीं, तुमने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। और मतलब मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको बेसिक फाइनेंस की नॉलेज हो गई होगी। ऐसा कोई पॉइंट है या ऐसा कोई एडवाइस है जो तुम एक बिगिनर को करना चाहते हो? मतलब अगर वो हमारा पहला आज का डे 1 का पॉडकास्ट अगर देख रहा है फाइनेंस से रिलेटेड और उसे भी मतलब चीज़ों को अपना ठीक करना है और उसे कुछ भी नहीं आता है, वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसा कौन सा 3 ऐसे पॉइंट है जो तुम उसको बताना चाहोगे? और फिर हम उसको धीरे धीरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में और इनहेंस कर जाएंगे। और जो हमारे पॉडकास्ट होंगे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो ट्यूसडे और थर्सडे 2 ही दिन होंगे वीक में। तो ट्यूसडे को 9 बजे और थर्सडे को 9 बजे चैट जीपीटी के साथ जो हमारे पॉडकास्ट हो रहे हैं बहुत मजेदार हो रहे हैं। उनको ही मजा आ रहा होगा, हमें भी मजा आ रहा है और ये होगा। तो तुम थोड़ा सा लास्ट क्लोजअप करो इसको, सेशन को अच्छे से, और कुछ अच्छे से मतलब एक अच्छा सा जवाब मेरे को इसके ऊपर चाहिए कि अगर कोई किसी को कुछ भी नहीं पता है तो वो कैसे कर सकता है और मतलब कैसे बेहतर तरीके से स्टार्ट करे, कदम क्या होना चाहिए, वो 3 ऐसे चीज़ जो तुम मतलब एक एज अ अब आए हो हमारे पॉडकास्ट पे, तो तुम उन यूजर्स को बताओ कि कैसे मतलब वो इनहेंस कर पाए। बिल्कुल, मैं आखिर में इन बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए 3 आसान सी चीजें बता देता हूँ जिससे वो अपने फाइनेंशियल सफर की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जितना जल्दी हो सके बचत करना शुरू करो, चाहे छोटी सी रकम से ही क्यों ना हो। आदत बना लो कि हर महीने कुछ ना कुछ बचाना है। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखो, यानी चाहे बहुत छोटे छोटे अमाउंट से ही क्यों ना शुरू करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखो। अब चाहे वो किसी सिंपल इंडेक्स फंड से हो या कोई आसान सा टूर, पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू करो। तीसरी बात, लगातार सीखते रहो। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक समझ बढ़ाते रहो, पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाओ। इस 3 स्टेप के फ्रेमवर्क से कोई भी बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल सफर पर निकल सकता है। तो बस इस तरीके से एकदम बेसिक से शुरू करें और फिर हम अपने अगले पॉडकास्ट में इसे और आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे भी मजा आ रहा है, उम्मीद है तुम्हारे दर्शकों को भी याद होगा। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा है और मेरे को मतलब अंदर से लग भी रहा है कि आपको इस पॉडकास्ट ने काफ़ी हेल्प किया होगा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी इंटरटेनिंग चैट जीपीटी के साथ पॉडकास्ट में, और हम इसी फाइनेंशियल जर्नी को और आगे और इनहेंस बनाएंगे। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।